नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है। टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर मैं आप सबके सामने हूं और आज मैं बात करने आया हूं आप सबके साथ मक्का समझौते को लेकर। जी हां, उसी मक्का समझौते को लेकर जिसको लेकर दुनिया भर की बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि मक्का समझौता मिडिल ईस्ट का नाटो होने जा रहा है। आपने नाटो के बारे में तो सुन ही रखा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच एक ऐसा सैन्य गठबंधन जहां पर एक देश पर हमला हुआ तो बाकी देशों पर भी हमला माना जाएगा और सब देश मिलकर लड़ेंगे। तो 30 देशों से अधिक देशों का जो ये संगठन है नाटो, ठीक उसी तरह से मिडिल ईस्ट के नाटो के तौर पर या इस्लामिक वर्ल्ड के नाटो के तौर पर इसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। तो क्या सच में मक्का समझौता इतना महत्वपूर्ण है कि उसे मिडिल ईस्ट का या इस्लामिक वर्ल्ड का नाटो कहा जाए? पहली बात। और दूसरी बात कि चूंकि मक्का समझौते में सऊदी अरब और तुर्की के अलावा पाकिस्तान भी है, तो क्या कभी ऐसा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई तो फिर ऐसे में सऊदी अरब और तुर्की भी पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए आएंगे? इन्हीं दो बातों को लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी मक्का समझौते को। आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मिलकर ये एक गठबंधन बनाया है और इस गठबंधन को कहा यह जा रहा है कि तीनों देश एक दूसरे के काम आएंगे। यानी कि अगर एक देश पर हमला हुआ तो बाकी दूसरे देश भी उसकी मदद करेंगे ताकि रक्षा की जा सके, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के साथ आकर लड़ाई में भाग भी लेंगे। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, तीनों देश की पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करेगी। अब इसको हम अगर नाटो के साथ तुलना करें तो नाटो का आर्टिकल 5 साफ तौर पर कहता है एक देश पर हमला सभी देश पर हमला माना जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए यूरोप के किसी एक देश पर हमला हुआ तो बाकी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उनकी संसद डिबेट करेगी कि हमें जाना है या नहीं जाना। उनके बीच में तो ये एग्रीमेंट है ही। यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर अगर किसी पर एक पर हमला होगा तो बाकी दो देश ये सोचेंगे कि हमको इस लड़ाई में कूदनी है या नहीं कूदनी है, या केवल बातचीत करके एक बयान जारी करके रख देना है या वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत में दरअसल ये समझौता सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब का समझौता है। यानी कि ज़रूरत पड़ेगी, देखिए हमें समझना पड़ेगा, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के इस रिलेशनशिप को समझना पड़ेगा। और रिलेशनशिप क्या है? तो पहली बात तो यह है कि मक्का समझौते की आज ज़रूरत क्यों पड़ी है? ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि अभी ईरान और अमेरिका के जंग में जब ईरान मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों पर हमला कर रहा था तो वो सऊदी अरब पर भी हमला कर रहा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोगों को लगता है कि सऊदी और ईरान के बीच में संबंध जो है सो पर्दे के पीछे बड़े अच्छे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी का अभी नंबर 1 दुश्मन ईरान नहीं, कौन है? हूती विद्रोही है। और हूती विद्रोही किसके आदमी है? ईरान के हैं। तो कुल मिलाकर नंबर 1 कौन हो गया? ईरान हो गया। तो आप ये देखिए कि आज की तारीख में सऊदी यमन की जो सरकार है उसको सपोर्ट करती है और यमन के भीतर में यमन की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच में ताकत की, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। सऊदी यमन की सरकार को हथियार दे रहा है या उसके सपोर्ट में बॉम्बिंग करता है और हूती विद्रोही ईरान से हथियार लेते हैं और सऊदी पर अटैक करते हैं। और सऊदी के पास अभी तक अमेरिका नाम की एक सुरक्षा छतरी थी। यानी कि अमेरिका ने ये गारंटी ली थी मिडिल ईस्ट में सऊदी के पास या यूएई के पास, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब देशों के साथ कि भैया तुम्हारे खिलाफ कभी भी कुछ भी होगा तो मैं खड़ा रहूँगा। लेकिन इस बार चूंकि ईरान के हमले ने ये साबित किया कि अकेला अमेरिका की गारंटी काफ़ी नहीं है और कई बार तो अमेरिका की वजह से ही हमले हो रहे हैं, जैसे इस समय ये बात है। हालांकि दुनिया भर में ऐसा लोगों को लगता है कि ईरान सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्री में इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि वहाँ पर अमेरिकी बेस है। लेकिन इन मिडिल ईस्ट कंट्री से पूछिए तो इन्होंने क्यों अमेरिकी बेस बनने दिया? वो इन्होंने इसलिए बनने दिया क्योंकि उन्हें ईरान का खतरा पता है। भाई उनके पड़ोसी देश है ना, तो उनके बारे में वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो उन्हें पता है कि ईरान नाम के खतरे से बचने के लिए हमें अमेरिका के बेस की ज़रूरत है। ये एक अलग बात है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, ठीक उसी तरह की बात यहाँ पर भी है। लेकिन सऊदी को ये खतरा था तो सऊदी ने यहाँ पर
सोचा कि ठीक है, अमेरिका जितनी मदद करेगा ना करेगा वो तो है ही। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में कि ये दरअसल अमेरिका से दूर होने की बात है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ना सऊदी हथियार बनाता है, ना पाकिस्तान हथियार बनाता है, और तुर्की ठीक है आजकल हथियार बनाने लगा लेकिन उतने भी नहीं बना रहा, बस वो ड्रोन वगैरह बना रहा है। खुद तुर्की जो है सो फाइटर जेट खरीद रहा है अमेरिका से। तो ऐसी स्थिति में ये लोग किसी लड़ाई में जो है सो जब अमेरिका के ही हथियारों का इस्तेमाल करना है और अमेरिका खुद ही बैठा हुआ है वहाँ पर, तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान और तुर्की क्या मदद कर देंगे। तो देखा जाए तो ईरान के एक सांसद ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये सिर्फ और सिर्फ कागजी समझौता है। मुझे लगता है कि मक्का समझौता उस मायने में एक कागजी समझौता ही साबित हो गया है, क्योंकि मान लीजिए ईरान फिर से सऊदी पर अटैक करता है तो क्या पाकिस्तान ईरान पर अटैक करेगा? क्या तुर्की ईरान पर अटैक करेगा? और अगर नहीं किया तो फिर ये कागजी समझौता है। अब आते हैं दूसरी बात कि तुर्की पर अभी फिलहाल ऐसा नहीं है कि तुर्की पर किसी से ऐसी लड़ाई हो रही है, सिवाय ग्रीस के साथ उनका टेंशन हो या इजराइल के साथ हो। तो जब इजराइल और तुर्की की लड़ाई होगी तो देखना होगा कि क्या सऊदी उसमें इन्वॉल्व होता है, और पाकिस्तान वो तो ना 3 में है ना 13 में वाली स्थिति है। अब आइए तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो क्या सऊदी और तुर्की पाकिस्तान की मदद करेंगे, या फिर वो न्यूट्रल रहेंगे, या वो भारत के साथ आएंगे? इसे समझने की ज़रूरत है। दरअसल मक्का समझौते को मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को भी पता है कि वो सऊदी के कोई काम आने वाला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस मक्का समझौते को दुनिया भर में लहरा लहरा कर बेचेगा, जो पाकिस्तान की पुरानी आदत है। वो इस रूप में है कि पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो जी, मैं सऊदी और तुर्की इतने क्लोज हैं कि हमारे बीच इस तरह का सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, और वो भारत के साथ जानबूझकर रिश्ते को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश करेगा। भारत के साथ अगर मान लीजिए कि तनाव जंग में तब्दील होते हैं तो वैसे में वो ड्रैग करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब क्या है कि एक तो पहली बात है कि हर मुल्क को अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है, तो किसी दूसरे मुल्क के भरोसे तो आप मत ही रहें। हम सब ने देखा कि ईरान का हाल में ईरान को खुद ही अपनी जंग लड़नी पड़ रही है, बजाय रूस और चीन। देखिए, पड़ोसी आपको केवल कहेंगे कि चलो आगे बढ़ो बढ़ो बढ़ो, लेकिन लड़ना खुद ही आपको पड़ेगा। तो ईरान भी खुद अकेले लड़ा। यूक्रेन की हालत देखें, बढ़ा तो सबने दिया है लेकिन उसकी कीमत यूक्रेन चुका रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान और भारत के बीच अगर कोई इस तरह की लड़ाई हुई तो भारत तो तैयार ही बैठा है। भारत की तरफ से तो बार बार सरकार ये बात कह ही रही है कि हम तो 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। आज की तारीख में 2.5 फ्रंट का इंटरप्रिटेशन मैं इस रूप में देखता हूँ कि एक पाकिस्तान है, एक चीन है, और फिर बांग्लादेश में भी एक बड़ा तबका है जो एंटी इंडिया सेगमेंट्स के साथ आगे बढ़ रहा है, जो भविष्य में कभी चुनौती बन सकता है। वैसे उम्मीद हम सब करें कि भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हो जाएं। लेकिन अभी बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो अगर पाकिस्तान और भारत के बीच जंग होती है तो वहाँ पर देखिए सऊदी के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट आएगा, क्योंकि भले ही मक्का डिक्लेरेशन को, चूँकि मक्का और मदीना 2 इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण जगह है, होली सिटी है, उस जगह पर जब आप कोई समझौता करते हैं, समझौता तो रियाद में भी हो सकता था लेकिन उन्होंने रियाद में नहीं किया। इसके पीछे की उनकी सोच ये रही होगी कि मक्का के नाम पर धीरे धीरे इस्लामिक वर्ल्ड के बाकी देशों को भी इस समझौते के साथ जोड़ा जा सके, जिसमें अभी कतर और इजिप्ट पहले राउंड में कर रहे हैं। अब आप सोचें ना कि सऊदी के बगल में यूएई इस गठबंधन में शामिल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये संभावना बनती है कि उसको वो इस्लामिक देशों के नाटो के तौर पर प्रेजेंट कर सके। लेकिन जहाँ तक मसला आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब अगर जंग की सूरत होती है तो देखिए, भारत और सऊदी के जो रिश्ते हैं वो इस्लाम के आने से पहले के रिश्ते हैं, मतलब अगर आप देखा जाए हिस्टोरिकली, पहली बात। जो दूसरी बात है कि पिछले कई दशकों तक भारत और सऊदी के बीच के रिश्ते जो थे वो थे कि तेल हम खरीदते थे, या फिर हमारे लोग वहाँ जाकर जॉब करते थे, या फिर हम हज करने के लिए जाते थे। आज की तारीख में आप देखिए भारतीयों का सबसे बड़ा हज का कोटा है, तो सऊदी और भारत के बीच के रिश्ते का ये सबसे बड़ा प्रमाण है धार्मिक तौर पर। लेकिन भारत और सऊदी के बीच में $40 अरब का निवेश व्यापार होता है, $40 अरब का। हम सऊदी से तेल खरीदते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दूसरे खरीदते हैं, वहीं सऊदी को हम
जो है सो लगभग 10 अरब डॉलर का सामान निर्यात करते हैं, जिसमें फूड आइटम्स हैं, इंजीनियरिंग्स हैं, और अब तो चूँकि जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ आ रही है, एआई और दूसरी टेक्नोलॉजी की चीज़ें, तो वैसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो अब सऊदी में जाएंगे। अब ये काम तो पाकिस्तानी नहीं करेगा ना, उनको तो ये आता नहीं है। तो वैसी स्थिति में इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी भविष्य में और ज़्यादा सऊदी में जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अब केवल मजदूर ही सऊदी में जाएंगे, हाई स्किल प्रोफेशनल्स भी सऊदी में जाएंगे। तो उसके बाद आप देखिए कि सऊदी की जो राज परिवार है, जो वहाँ पर सब कुछ वही है, उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है अरामको या दूसरी और कंपनियाँ, सऊदी ने भारत में 10 अरब डॉलर का अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और भारत और सऊदी के बीच हुए समझौते के मुताबिक 2030 तक वो 100 अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि सऊदी कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहा है, और चाहे रिलायंस और अरामको के बीच के समझौते को वो क्या सोचकर कर रहा है, उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को लग रहा है कि अच्छा सऊदी आ जाएगा जंग में तो क्या होगा। अगर आप मिलिट्री वाइज देखें तो सऊदी के पास है ही क्या, अभी तो उनके पास खुद अपनी सुरक्षा करने को कुछ नहीं है। तो वो ऐसी स्थिति में उनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन बात वो नहीं है, बात है कि सऊदी का जो भी इन्फ्लुएंस है, मैं ये कहता हूँ कि सऊदी का एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि सऊदी उन चुनिंदा देशों में से है जिनके पास पैसा है, जो कर्ज में नहीं है। अमेरिका और दुनिया के जो तमाम बड़े पावरफुल देश हैं उनकी जितनी जीडीपी नहीं है उससे ज़्यादा का कर्ज है। उसके उलट जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो, इन सब कंट्री की खासियत क्या है कि इनके पास नकदी है, इनके पास कैश है। तो उस मामले में ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि ये कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो साथ ही साथ आप अपना जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वो साथ में लेकर जाते हैं। इसलिए मैं सऊदी को उस रूप में देख रहा हूँ, ना कि मैं मिलिट्री पावर के तौर पर देख रहा हूँ। मिलिट्री पावर के तौर पर तो सऊदी खुद पाकिस्तान के भरोसे बैठा है, तो फिर उससे क्या होगा। लेकिन अगर ये प्रचारित पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है कि हमको जंग में फ़ायदा होगा, तो आप ये मान कर चलिए कि किसी भी कीमत पर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली किसी भी संभाव भविष्य की जंग में सऊदी पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता है। ठीक है, हाँ, चंदा देना अलग बात है, और पाकिस्तान बेसिकली सऊदी के चंदे से पलता है, कर्ज से पलता है। पिछले दिनों आपने देखा था जब फरवरी मार्च में लड़ाई हो रही थी, यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात से पाकिस्तान ने कर्ज लिया था। यूएई ने कहा कि अब ये कर्ज और एक्सटेंड नहीं होगा, मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर पाकिस्तान ने तो पहले चीन से मदद मांगी, चीन ने कहा अब और कर्ज नहीं दूंगा तुमको। फिर उन्होंने सऊदी से कर्ज लिए, और बदले में पाकिस्तान ने क्या किया है पता है आपको। पाकिस्तान ने बदले में सऊदी में 50,000 से ज़्यादा अपने सैनिक और फिर दर्जनों फाइटर जेट जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के थे उनको वहाँ पर रखा है। बैंक की भाषा में इसे कहते हैं गिरवी रखना, कोलेटरल प्रॉपर्टी देना। जैसे आप कर्ज लेते हैं और बदले में कुछ प्रॉपर्टी देते हैं, कोलेटरल देते हैं, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान ने अपनी सेना को, बल्कि दबी जुबान से कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन को जो है सो बंधक बनाकर रखा है सऊदी के सामने कि ठीक है भैया इसका इस्तेमाल होगा तो आप कर सकोगे। मतलब पाकिस्तान की सेना दरअसल असल में उसको ओन करती है सऊदी अरब। तो इसीलिए मतलब वही एक उन्हीं का सामान है। बस अब पाकिस्तान की सेना का असली मालिक अभी पाकिस्तान नहीं है बल्कि सऊदी अरब है टेक्निकली। क्यों? क्योंकि उसका सारा खर्चा पानी कौन दे रहा है? सऊदी अरब दे रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि अक्सर पाकिस्तान में जो भी नया कोई प्रधानमंत्री बनता है पहले वो नंगे पाँव पहुंच जाता है सऊदी अरब। आप इसको धर्म से मत जोड़िए, कहीं इसका धर्म से लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में महीने का खर्चा चलाने के लिए उनको सऊदी की मदद की ज़रूरत है। तो वैसी स्थिति में वो जो कहेंगे उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठेगा, ये वाले रिलेशन है। तो उसी को उन्होंने एक और वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। आप इसको इस रूप में देखिए। रही बात टर्की का, टर्की यहाँ पर स्मार्ट प्लेयर है। देखिए मिडिल ईस्ट में दो ऐसे देश हैं जिसने अपनी एक जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको बहुत हाई लेवल तक पहुँचाया। ईरान, जिसको आप देख ही रहे हैं कि उसके पास बड़े पैमाने पर कैसे बैलिस्टिक मिसाइल है, ड्रोन है। उसी तरह से टर्की ने ड्रोन में और कुछ इस तरह के हथियारों में अच्छी खासी बढ़त हासिल की है। उसको एक बाजार चाहिए। अब टर्की से हथियार कौन खरीदेगा? तो टर्की से हथियार खरीदेगा सऊदी, टर्की से हथियार खरीदेगा पाकिस्तान, जो छोटे छोटे हथियार हैं। बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान टर्की के ड्रोन इस्तेमाल हुए थे। ये अलग बात है कि सब फिसड्डी साबित हुए, लेकिन टर्की ने बड़ी संख्या में अपने ड्रोन पाकिस्तान को बेचे थे। यहाँ सब हथियारों का धंधा करने के लिए आए। तो
तो इसीलिए टर्की का इस ग्रुप में आने की ज़रूरत पड़ी। टर्की को पता है कि जिस दिन उसकी लड़ाई किसी से होगी उस दिन कोई काम नहीं आएगा, लेकिन टर्की अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। वैसे इस्लामिक वर्ल्ड में आपस में एक अलग किस्म का कंपटीशन है कि भाई खलीफा कौन है। सऊदी को लगता है कि इस्लामिक वर्ल्ड का असली खलीफा वो है, क्योंकि मक्का मदीना उनके पास है। ईरान को लगता है कि भाई असली ताकत तो मेरे पास है। और आप सोचिए, जब अमेरिका से वो लड़ रहा है, इसके बाद वो मिडिल ईस्ट में किस कंट्री को कुछ समझेगा? ना वो सऊदी को समझेगा, ना यूएई को समझेगा, और ना ही समझ रहा ना टर्की को समझेगा। वो टर्की को तो कहेगा ना कि तू चुप कर, जब मैं अमेरिका से लड़ आया सुपर पावर से, तो तेरी क्या हैसियत है? तो ईरान अपने आप में एक अलग पावरफुल कंट्री है। और इन दोनों के अलावा यूएई के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, इजराइल के साथ हैं, भारत के साथ हैं, और यूएई की अपनी एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। और यूएई के पास पैसा है, यूएई के पास तेल है, यूएई के पास फ्यूचर का एक विज़न है। तो यूएई अपने आप में है, लेकिन अभी तक यूएई इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बना है। इन सब के बाद आप ये सोचिए कि पाकिस्तान कहता है कि मैं ईरान का दोस्त हूँ, इसीलिए ईरानी पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करते। आप ये सोचिए कि जिस समय पीस डील हो रही थी, तो ईरानी इसलिए पाकिस्तान से बात कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तानियों को ट्रंप उस समय एक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, एक कुरियर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए, बल्कि जब एक राउंड की इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, दोबारा ये लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि इन्हें पता था कि वहाँ पर इनके साथ कुछ खेल हो सकता है, बल्कि उन पर हमले हो सकते हैं। इसीलिए वो जानते हैं कि पाकिस्तान। लेकिन आप सोचिए, अगर सऊदी और ईरान की लड़ाई होगी तो क्या पाकिस्तान ईरान से लड़ेगा? नहीं लड़ेगा। अगर नहीं लड़ेगा तो फिर सऊदी के उस संबंध का क्या करेंगे? फिर सऊदी उसका अचार बनाएगा। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि पहली बार एक ऐसा समझौता हुआ है जिसको लेकर नारे तो बहुत बुलंद किए जा रहे हैं कि देखो इस्लामिक वर्ल्ड में ये एक बड़ा सा जैसे सिक्योरिटी नेटवर्क स्थापित होने जा रहा है। लेकिन जब आप उसकी हकीकत जाएंगे, जब उसका आप पोस्टमार्टम करेंगे, तो आपको लगेगा कि दरअसल ये कागजी शेर है। और असली कहानी बस यही है कि सऊदी ईरान को ये बताना चाहता है कि भाई तुमको जिससे लड़ना लड़ ले, प्लीज़ मुझे बख्श दे। तो सऊदी पर अटैक ना हो, ईरान कम से कम डायरेक्टली अटैक ना करे। लेकिन ईरान इस बात को समझता है। आपको याद होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खamenei के अंतिम संस्कार में उन्होंने सऊदी को निमंत्रण तक नहीं दिया था, और बिना बुलाए, बिना न्योते के सऊदी वहाँ पर गए थे। और जब सऊदी डेलीगेशन वहाँ पर गया तो बहुत ही अपमानजनक तरीके से कुछ ऐसी आयतें पढ़ी गई थी जिससे सीधे सीधे ये मैसेज गया था कि देखो हमारा दुश्मन अभी यहाँ पर आया है। तो कहने का मतलब है कि ईरान और सऊदी के रिश्ते में बहुत खटास हो गई है, और उस खटास की वजह से सऊदी चाहता है कि ईरान उनको बख्श दे। लेकिन ईरान के लिए, ईरान की नज़र में सऊदी भी वैसे ही है जैसे यूएई, कतर, बहरीन और दूसरे मुल्क हैं। तो स्थिति मिडिल ईस्ट की बहुत दिलचस्प होती जा रही है। जो मध्य पूर्व का ये महाभारत है, ये आने वाले दिनों में और अधिक विध्वंसकारी साबित होगा। और इसमें पाकिस्तान ड्रैग हो गया है, उसकी मजबूरी भी है क्योंकि उसको घर का खर्चा चलाना है। और ऐसी स्थिति में उसने अपनी सेना को सऊदी के सामने गिरवी कर रखा है। तुर्की को हथियार बेचना है। लेकिन इन सब से उलट भारत की नज़र से देखें तो जैसा मैंने आपको कहा कि भारत और पाकिस्तान की जंग की सूरत में सऊदी किसी सिर्फ और सिर्फ बयान देगा, वो भी कहेगा कि दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालना चाहिए। टर्की का रोल होगा, टर्की अपने कुछ हथियार जरूर पाकिस्तान को देगा। लेकिन फिर वही बात है, ऑपरेशन सिंदूर में तो जब हमने चाइनीज़ सैटेलाइट को देख लिया तो अब टर्की के हथियार से कौन डरता है। लेकिन इन सब से अलग जो पाकिस्तान जिस बात के लिए जाना जाता है, वो दुनिया में नाच नाच के बताएगा कि देखो जी हमारे पास सऊदी है, हमारे पास टर्की है, और भारत के साथ हमारा ये इशू है। तो वो दरअसल भारत से संबंधित मुद्दों को डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पर थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश करेगा। तो भारत के लिए बस यही है, यहीं पर भारत को सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और पाकिस्तानी हर प्रोपेगेंडा को आपको फेल करना है। बस यही होने वाला है। रही बात पाकिस्तान, जब अगर किसी इस तरह का दुस्साहस करेगा तो भारत की सेना इसके लिए सक्षम है कि वो पाकिस्तान को हर बार जैसे जवाब देते आई है वैसा जवाब दिया जाएगा। लेकिन मक्का समझौते से भारत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, भारत को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके नाम पर पाकिस्तान फिर कुछ नापाक हरकत कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।